आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह है पृथ्वीराज रासो। प्यारे साथियों, पृथ्वीराज रासो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास आप सभी प्यारे साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी नहीं कहेंगे चार चार क्वेश्चन मिलेगा, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार कौन? चंद बरदाई जी हैं। कौन है? चंद बरदाई जी हैं। चंद बरदाई जी हैं। प्यारे साथियों, इनका जो मूल नाम है, वास्तविक नाम है, वह है चंद्रभट्ट। चंद्रभट्ट। और भट्ट लोग किस जात से हैं? जात के बारे में बात करें तो भाट जात। भाट जात। ऐसा कहा जाता है जो चंद बरदाई नाम पड़ा, इनकी जो इष्ट देवी हैं जालंधरी देवी, इनसे वरदान प्राप्त होता है और इनका नाम जो है चंद बरदाई। बरदाई, वरदान के कारण बरदाई पड़ जाता है, तो इनको लोग चंद बरदाई नाम से जानने लगते हैं। रचना काल के बारे में बात करें प्यारे साथियों, तो पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है वह है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी। शताब्दी में आएगा प्रश्न तो शताब्दी में आप बताएंगे 12वीं शताब्दी। अगर ईस्वी में आ गया तो आप बताएंगे 1193 ईस्वी। 1193 ईस्वी, ठीक है ना। अगर जन्म के बारे में बात करें प्यारे साथियों, तो इनका जन्म होता है 1168 ईस्वी में। कहाँ होता है? कहाँ होता है प्यारे साथियों? जगाता में होता है। जगाता में। जगाता एक गांव है। जगाता एक गांव है और यह गांव कहाँ? लाहौर। लाहौर यहाँ होता है, बताइए। लाहौर मतलब पाकिस्तान है ना। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में नहीं है। तो जगाता नामक गांव में होता है। कब होता है? 1168 ईस्वी। काव्य रूप की बारे में बात करें तो काव्य रूप जो है वह है प्रबंधात्मक महाकाव्य। महाकाव्य। ये क्या लिख रहे हैं? महाकाव्य। महाकाव्य यह, ठीक है। नायक के बारे में बात करें तो नायक कौन है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो एक क्या हैं? धीरोदांत श्रेणी के नायक हैं। जो एक धीरोदांत श्रेणी के नायक हैं। और नायिका के बारे में बात करें तो नायिका संयोगिता। संयोगिता जो एक मुग्धा श्रेणी की नायिका है। मुग्धा श्रेणी की नायिका है। अभी आपने क्या देखा? पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार चंद बरदाई जी हैं। मूल नाम चंद्रभट्ट, जाति भाट। रचना काल 12वीं शताब्दी, 1193 ईस्वी। जन्म के बारे में बात करें 1168 ईस्वी। जगाता नामक गांव में होता है। कहाँ है? लाहौर में है। काव्य रूप के बारे में बात करें तो प्रबंधात्मक महाकाव्य है। नायक के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, जो धीरोदांत श्रेणी के नायक माने जाते हैं। नायिका संयोगिता जो मुग्धा श्रेणी की नायिका है, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर इसमें हम कुल सर्ग की बात करें, कुल समय के बारे में बात करें तो प्यारे साथियों, कुल जो सर्ग है वह है 69। कुल सर्ग कितने हैं पृथ्वीराज रासो में? 69 सर्ग हैं। अब इन 69 सर्गों में से 61 जो सर्ग है, 61 सर्ग वह किनका है? वह किनका है? थोड़ा बताइए तो किनका है? 61 जो सर्ग है वह है चंद बरदाई जी का। किनका है? चंद बरदाई जी का है, ठीक है। और जो अंत के 8 सर्ग हैं, यह 8 सर्ग किनका है? यह है जलहड़ का। किनका?
जलहड़। जलहड़ कौन? चंद्रवरदाई के पुत्र, चंद्रवरदाई के लड़का, ठीक है ना। कौन? जलहड़। प्रधान रस के बारे में बात करें तो प्रधान रस वीर रस है, वीर रस और श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। वीर रस और कौन सा रस? श्रृंगार रस। वीर रस और कौन सा रस? श्रृंगार रस। बातें समझ में आ रही हैं? आप कमेंट किया करें, मुझे इंतजार रहता है। आप लोग देखते हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके मन में आए वो कमेंट करें, मैं उसे स्वीकार करूंगा। अब भाषा शैली के बारे में बात करें तो इसकी जो भाषा शैली है वो है पिंगल। क्या है? पिंगल। और पिंगल में हमने क्या बताया था? अपभ्रंश, अपभ्रंश और ब्रज भाषा का जो मिश्रित रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं। पिंगल मैंने बता दिया, डिंगल भी पहले बताया हुआ हूँ। आप डिंगल को लिख कर भेजेंगे। डिंगल किसका जो है मिश्रित भाषा है, ठीक है ना। किन किन भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, आप कमेंट जरूर करेंगे। अब हम बात करें पृथ्वीराज रासो एक विशाल ग्रंथ है। इसके 4 संस्करण, संस्करण के जगह पर आप लिख सकते हैं रूपांतरण। रूपांतरण क्या लिख सकते हैं? रूपांतरण भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं आप रूपांतरण लिखा हुआ भी देखने को पाएंगे, कहीं कहीं आप रूपांतरण भी देखने को पाएंगे। तो पृथ्वीराज रासो एक विशाल ग्रंथ है। इसके 4 संस्करण या 4 रूपांतरण हैं। आइए हम उन 4 रूपांतरण को या 4 संस्करण को समझते हैं। पहला आता है प्यारे साथियों, बृहद आता है। बृहद रूपांतरण क्या है? बृहद संस्करण क्या है? इसमें समझते हैं। इसमें जो सर्गों की बात कही गई वह है 69 सर्ग। कितने सर्ग? 69 सर्ग। इसमें छंद कितने रखे गए? इसमें छंद कितने रखेंगे? बताना चाहेंगे छंद कितने रखेंगे? कोई है जो बताना चाहेगा छंद कितना है? कमेंट करके बताओ तो। छंद कितना है? 16,306 छंद माना गया। कितना? 16,306 छंद कितने? 16,306। किसमें? बृहद संस्करण या बृहद रूपांतरण। इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी जो हस्तलिखित प्रति है वह उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा होता है। नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा किसका प्रकाशन होता है? बृहद संस्करण का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। मध्यम संस्करण के बारे में बात करें तो इसमें छंद कितने हैं? 7,000 छंद हैं। इसकी जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वह कहाँ हैं? बीकानेर और अबोहर के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। लघु संस्करण या लघु रूपांतरण में देखें तो छंद कितने हैं? 3500 हैं। 3,500 छंद हैं। सर्ग कितने हैं? 19 सर्ग हैं। इसकी हस्तलिखित प्रत बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है ना। लघुत्तम संस्करण या लघुत्तम रूपांतरण के बारे में बात करें तो इसमें 1300 छंद हैं। इसे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मूल पृथ्वीराज रासो माना है। जो मूल पृथ्वीराज रासो है, डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि यही है लघुत्तम संस्करण या लघुत्तम रूपांतरण है। इसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया। इसका प्रकाशन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत उपयोगी होने वाला है, ठीक है ना। यह जो पहला ही तथ्य लिखा गया है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आइए समझते हैं। पृथ्वीराज रासो जो काव्य सौंदर्य है, पृथ्वीराज रासो का जो काव्य सौंदर्य है उसके प्रति कर्नल जेम्स टॉड मुग्ध हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। और वह करता क्या है?
इसके छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश करता है। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से वह सोचता है कि द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से मैं इसका जो है अनुवाद करूं, किसमें, अंग्रेजी में, और मैं इसे प्रकाशित करवाऊं। लेकिन क्या देखने को मिलता है, बीच में आ जाता है बुलर आ जाता है। बुलर को कश्मीर के जयानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जो एक नाटक है, संस्कृत भाषा में है, मिल जाता है और उसमें यह देखता है जो संयोगिता हरण होता है उसका कोई चित्रण ही नहीं। अब उसके पास मिल जाता है पुख्ता कारण, वो करता क्या है, वह 1875 ईस्वी में इसे अप्रमाणिक घोषित कर देता है और इसका प्रकाशन क्या करता है, वो रुकवा देता है। कौन, डॉक्टर बुलर। प्रकाशित कौन करवाना चाहता था, कर्नल जेम्स टॉड। रुकवाया कौन, बुलर। अप्रमाणिक कौन माना, बुलर माना। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर बुलर द्वारा इसे अप्रमाणिक घोषित करने के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वान निम्नलिखित 3 भागों में बंट गए। अब जरा सोचो कि अगर यह नहीं मिलता, पृथ्वीराज विजय नहीं मिलता, तो हाई प्रामाणिक ही मान लेता ना, नहीं मान लेता, पा जाता है, कारण पा जाता है, कहता है रोक दो भाई, जब इसे रोक दो, मैं प्रकाशित नहीं करवाने दूंगा। क्यों, क्योंकि यह अप्रमाणिक है। चलिए, महत्वपूर्ण है, यह परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अब अप्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं और अप्रमाणिक जो मानने वाले विद्वान हैं, अप्रमाणिक तो है, प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं, 3 श्रेणियों में बढ़ते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान और प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। तो हम इन तीनों श्रेणियों के विद्वानों को देखेंगे। यहाँ से प्यारे साथी, परीक्षा में जब भी बैठोगे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, वहाँ पर भी पूछा गया है। तो यह जो टॉपिक हम तीनों पढ़ने वाले हैं, इसमें यह भी महत्वपूर्ण है। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, थोड़ा सा हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, मुरारी राजा श्यामल दास ने मुंसिफ से कहा, शुक्ला जी, बुलर चला गया, मोतीलाल मिनारिया में पार्टी कर रहा है। मोतीलाल मिनारिया में क्या कर रहा है, पार्टी कर रहा है। बुलर तो चला गया, अब मोतीलाल मिनारिया में क्या कर रहा है, पार्टी कर रहा है। कैसे याद रखेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। मुरारी राजा श्यामल दास ने मुंसिफ से कहा, ये पूरा एक ही नाम समझिए। मुरारी राजा श्यामल दास ने मुंसिफ से कहा कि शुक्ला जी, बुलर चला गया, लेकिन है मोतीलाल मिनारिया में क्या कर रहा है, पार्टी कर रहा है। मुरारी राजा श्यामल दास से क्या समझ सकते हैं, मुरारी दान और कवि राजा श्यामल दास। मुंसिफ से क्या समझ सकते हैं, देवी प्रसाद मुंसिफ। शुक्ला जी से क्या समझ सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और बुलर से क्या समझ सकते हैं, डॉक्टर बुलर। अब मोतीलाल मिनारिया, तो मोतीलाल मिनारिया। अभी बताइए, आपको समझ में आ रहा है? जो आपको बताया जा रहा है क्या वो समझ पा रहे हैं? जो बताया जा रहा है कि आप समझ पा रहे हैं, बताइए। जो आपको बताया जा रहा है समझ में आ रहा है? ट्रिक है, 1-2 बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, आपको आ जाएगा। मुरारी राजा श्यामल दास ने मुंसिफ से कहा, शुक्ला जी, बुलर चला गया, मोतीलाल मिनारिया में क्या कर रहा है, पार्टी कर रहा है। मुरारी राजा श्यामल दास से मुरारी दान एवं कवि राजा श्यामल दास। मुंसिफ से क्या, देवी प्रसाद मुंसिफ। शुक्ला जी से क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बुलर से डॉक्टर बुलर। मोतीलाल मिनारिया से क्या, मोतीलाल मिनारिया। ठीक है ना। एक और नाम है, गौरी शंकर हीराचंद
ओझा। ये गए थे ढोने बोझा। ठीक है ना। क्या नाम है, क्या नाम है, यहीं लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, गौरी, गौरी शंकर, शंकर हीराचंद, हीराचंद ओझा। क्या करने गए थे, ओझा। यह गए थे ढोने बोझा, इसलिए इनका नाम इसमें नहीं आया। ठीक है ना। तो आप इसे लिख लेंगे, ध्यान रख लेंगे, अति महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करें अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, तो इसका जो ट्रिक है, इसका जो ट्रिक है समझने की कोशिश करते हैं। अगर मौनी हजामत सुनीति से करवा लेता, अगर मौनी हजामत सुनीति से करवा लेता तो क्या होता, दंगा होता, मार होता। ठीक है ना। तलवार फरसा लेकर दौड़ पड़ते लोग। अगर मौनी हजामत सुनीति से करवा लेता, अगर मौनी हजामत सुनीति से करवा लेता, अगर मौनी हजामत सुनीति से करवा लेता, समझते हैं। अगर, अगर चंद नाहटा, मौनी, मौनी जिन विजय, हजामत, हजामत, हजामत हजारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति, सुनीति कुमार चटर्जी। अगर मौनी हजामत सुनीति से करवा लेता तो यह ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, क्या, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। किसको, पृथ्वीराज रासो को। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान में कौन कौन है, आइए समझते हैं। ट्रिक है, ट्रिक है, इधर पूरा नाम भी लिखा गया है। यह ट्रिक है। श्याम टाड से गुस्से में बोला, श्याम टाड से गुस्से में बोला, गिरिहर्सन की मिठाई क्यों खाई रे। श्याम टाट से गुस्से में बोला कि गिरिहर्सन की मिठाई क्यों खाई। हरे भैया की दाढ़ी नगेंद्र जी ने नोच दी। मोहन तो भाग गया, क्योंकि इसके बाद मोहन की ही बारी थी। ठीक है ना। ध्यान से समझना। श्याम टाट से गुस्से में बोला, गिरिहर्सन की मिठाई क्यों खाई। हरे भैया की दाढ़ी नगेंद्र जी ने नोच दी। मोहन तो भाग गया, नहीं तो मोहन का भी नोचा जाता। कौन नोचते हैं, हाँ यही है ना। फिर से एक बार समझो। श्याम टाट से गुस्से में बोला, क्या बोला, गिरिहर्सन की मिठाई क्यों खाई। ऐसे कलरिया पकड़ के, क्यों खाई बताओ, क्यों खाई। हरे भैया की दाढ़ी नगेंद्र जी ने नोच दी। मोहन तो भाग गया। तो इस ट्रिक को आप लिख लेंगे, दो बार पढ़ लेंगे, आपको सेंटेंस याद हो जाएगा। श्याम से क्या, श्याम सुंदर दास जी। श्याम से क्या, श्याम सुंदर दास जी। टाट से क्या, कर्नल जेम्स टाट। यही जो है प्रकाशन करवाना चाहता था। ठीक है ना। द रॉयल जो है सोसाइटी क्या था, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। ठीक है। लेकिन बूलर आ जाता है, रुकवा देता है। गिरिहर्सन की मिठाई, गिरिहर्सन, और यह देखिए मिठाई में मी है, मी से मिश्र बंधु। ठीक है। हरि भैया, हरियौध, दाढ़ी नगेंद्र जी ने नोच दी, दाढ़ी नगेंद्र जी ने नोच दी, तो डॉक्टर नगेंद्र। मोहन तो भाग गया, मोहन, मोहनलाल विष्णु लाल पंड्या, पंड्या क्या, पंड्या, मोहनलाल विष्णु लाल पंड्या। दाढ़ी से, दाढ़ी से, दाढ़ी से यहां से भी निकाल सकते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा। दाढ़ी से दशरथ याद रख सकते हैं। ठीक है ना। फिर से समझिएगा। श्याम टाट से गुस्से में बोला, गिरिहर्सन की मिठाई क्यों खाई। हरि भैया की दाढ़ी नगेंद्र जी ने नोच दी। मोहन तो भाग गया। ठीक है। तो एक दो बार आप लिखेंगे, आपको आ जाएगा, भूलेंगे नहीं कभी। चलिए अब हम आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या हमें मिलने वाला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्यारे साथियों, आगे सभी महत्वपूर्ण बातें ही कही गई हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा आलोचकों की दृष्टि में क्या रखी गई थी, समझते हैं। अपभ्रंश मानते हैं, कितने विद्वान जो है अपभ्रंश मानते हैं, समझते हैं। मून जिन विजय अपभ्रंश मानते हैं। मुनि कांति सागर जी अपभ्रंश मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो चार विद्वान हैं, पृथ्वीराज रासो,
की जो भाषा है वह क्या मानते हैं? अपभ्रंश मानते हैं। डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोतीलाल मिनारिया। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए जा रहे हैं। पिंगल शैली एवं ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान, ध्यान से समझिएगा। यह सर्वमान्य मत दिया गया है कि विद्वानों द्वारा यह सर्वमान्य मत है। उदय नारायण तिवारी जी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, विपिन बिहारी त्रिवेदी जी। उदय नारायण तिवारी, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और कौन? विपिन बिहारी त्रिवेदी जी। ये क्या मानते हैं? पिंगल शैली मानते हैं, पिंगल शैली मानते हैं और यह सर्वमान्य मत है। तो इस मत को आप भूलेंगे नहीं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो के जो महत्वपूर्ण सर्ग हैं वो क्या है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सर्ग 1 में आदि पर्व समय के बारे में बात किया गया है और इसमें बताया गया है कि पृथ्वी राज जी के जो वंश थे उनका परिचय इसमें रखने की कोशिश की गई है। तो इसमें पृथ्वी राज चौहान का वंश परिचय मिलता है। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान का वंश परिचय मिलता है। अगर हम आगे बात करें तो मिलेगा सर्ग 2 में दासम समय मिलेगा। क्या मिलेगा? दासम समय मिलेगा। और इस दासम समय में क्या बात किया गया है? बात किया गया है जो विष्णु जी हैं उनके 10 अवतार इसमें देखने को मिलता है। तो विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन कौन से सर्ग में? सर्ग 2 में, दासम समय में। सर्ग 20 के बारे में बात करें तो इसमें आता है पद्मावती समय। क्या आता है? पद्मावती समय आता है। पद्मावती समय। और प्यारे साथियों, यह 69 सर्गों में से सबसे छोटा सर्ग है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम बात करें, यह हो गया पद्मावती समय सबसे छोटा सर्ग। तो आगे आता है कयमाश का वध समय। और इससे आगे बात करें सर्ग 69 मतलब अंतिम सर्ग, तो कन्नवज समय है। इसमें क्या है? कन्नवज समय है। और किसका केंद्रीय भाग इसमें देखने को मिलता है? पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो का केंद्रीय भाग इसी सर्ग में देखने को मिलता है। क्या? पृथ्वीराज रासो का केंद्रीय भाग कौन से? सर्ग 69 में। तो यह जो 5 सर्ग आपके सामने लिखे गए हैं, ये पांचों सर्ग आपके लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में यहाँ से पूछा गया है, इसलिए आपको ये पांचों सर्ग अलग बताए जा रहे हैं। अभी और भी सर्ग हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, हम बारी बारी से उनको देखेंगे। हमने 69 सर्गों को रखने की कोशिश की है। कितने? 69 सर्गों को रखने की कोशिश की। 69 सर्गों के नाम अभी आपको आगे मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या है वो महत्वपूर्ण तथ्य? समझने की कोशिश हम करते हैं।
देखिए, पृथ्वीराज रासों में 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है? 68। ठीक है, लेकिन यही रामकिशोर शर्मा जी मानते हैं कितने प्रकार का छंद है? 72। लेकिन यही सर्वमान्य है, आप इसको ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण। ठीक है ना। महत्वपूर्ण छंदों में कवित्त, भुजंगी, चौपाई, त्राटक, दोहा है। ठीक है ना। पृथ्वीराज रासों में 56 छंद को ही क्या कहा गया है? कवित्त कहा गया है। पृथ्वीराज रासों में दी गई घटनाओं एवं इतिहास में वर्णित घटनाओं में 80 से 90 वर्षों का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासों को मुक्तक काव्य माना है। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासों को क्या माना है? मुक्तक काव्य माना हुआ है। यहाँ बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि मूल पृथ्वीराज रासो शुक शुकी, जहाँ पर शुक शुकी आ जाए, समझिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 1000 लोगों को देखकर लोग जो क्या हो जाते हैं? शुक शुका भी जाते हैं, है ना। शुक शुकाने का मतलब क्या? डर जाना, ऐसे समझिए। तो जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आए वहाँ समझिएगा क्या? शुक शुकी समाद के रूप में लिखा गया था। जिन अंशों में शुक-शुकी समाद मिलता है वे प्रमाणिक हैं, और जिनमें शुक-शुकी समाद नहीं मिलता है उसको क्या माने? अप्रमाणिक माने हुए। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विशाल घटना कोश कहा है। विशाल घटना कोश कहा है। बाबू गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना हुआ है। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य कहे जा रहे हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में कोई भी लाइन उठाकर दे देगा। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना हुआ है। महाकाव्य और महाकवि कहाँ? यहाँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शिव सिंह सिंगर ने, ठाकुर जो शिव सिंह सिंगर हैं, ठाकुर शिव सिंह सिंगर की बात करें तो ठाकुर शिव सिंह सिंगर इन्हें छपियों का राजा मानते हैं। क्या मानते हैं? छपियों का राजा। क्या मानते हैं? छपियों का राजा। छंदों का राजा कौन मानते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह मानते हैं। छंदों का राजा कौन मानते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें वीर काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार चंद्रवरदाई विभिन्न प्रकार के छंदों में कुशल हैं, किंतु छप्पा इनका निजी छंद है। छप्पा इनका निजी छंद है। कौन बताते हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। आगे अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो अब आपके सामने दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है ना, बहुत मेहनत लगा हुआ है। तो जो भी प्यारे साथी देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो, आज वर्तमान समय में तो बहुत से कारण चल रहे हैं, किसी कारण से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है वीडियो, क्योंकि मेरे पास वैसा कैमरा नहीं है, फ़ोन से रिकॉर्ड करना होता है, ऑफलाइन क्लास भी देना होता है, तो टाइम थोड़ा निकल जाता है। तो टाइम ऐसे हो जाता है कि जहाँ यह रिकॉर्ड किया जा रहा है मुख्य मेन रोड है, उसी के किनारे रिकॉर्ड किया जाता है। मकान में तो वाहन भी जब चलने लगता है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। कभी कोई आएगा जो है हॉर्न बजा कर चला जाएगा, तो वीडियो कई बार ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए उन सभी तथ्यों को रखने की कोशिश करूं जहां आप देखने को पाएंगे। लोग पेड क्लासेस में देते हैं। आप क्लासेस परचेस करेंगे 3000, 4000, 5000, 6000, तब जाकर आप ये सारे तथ्यों को पाएंगे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो क्लास आपको पढ़ाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं। 69 जो सर्ग हैं बारी बारी से लिखे गए हैं। पहला और दूसरा सर्ग आप याद कर लेंगे। ठीक है, जो भी सर्ग होगा इसमें से मैं बता रहा हूँ क्या याद रखेंगे।
14 नंबर का सर्ग याद रखेंगे, 20 नंबर का सर्ग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर 27 नंबर और 28 नंबर का सर्ग आप याद रखेंगे। यह रेवा तट समय जो है महत्वपूर्ण है। यदि हम आगे बात करें तो 39 नंबर का जो सर्ग है उसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बात करें तो आप 41 नंबर का भी सर्ग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 50 नंबर का सर्ग, 53 नंबर का सर्ग, ठीक है, 56 नंबर, 57 नंबर, 58 नंबर, 59 नंबर, 60 नंबर। ये सर्ग सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है और मैं तो कहूँगा जो 61 से लगाए 69 तक है, आंख बंद करके इसको ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी सर्ग आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी सर्ग, सभी सर्ग नहीं, जो भी सर्ग आपके लिए उपयोगी था हमने उसको चिन्हित करवा दिया, उन सभी को बस आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है पृथ्वीराज रासो के संबंध में आलोचकों के कथन। आलोचकों ने क्या क्या कथन पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते, ठीक है ना। चलिए यहाँ बात करें, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये अभी आप पहले भी आप पढ़ चुके हैं। कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं माना गया, क्या माना गया? काव्य ग्रंथ माना गया। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ है, फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं? यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, इसका मतलब इसमें नहीं दिया गया है। तो जाली कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जाली जो शब्द है इसको आप ध्यान में रखेंगे, कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल में साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। पिंगल भाषा का ग्रंथ कौन मानते हैं? श्याम सुंदर दास जी मानते हैं। श्याम सुंदर दास जी मानते हैं, अभी हमने पीछे भी आपको बताया है। पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कहना है। आगे हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। त्रासदी से याद रखेंगे, त्रासदी से क्या? बच्चन, बच्चे लोगों पर ज़्यादा हम त्रासदी करते हैं, ठीक है ना। बच्चन सिंह। पृथ्वीराज रासो की रचना शुकशुकी संवाद के, हमने कहा शुकशुकी, शुकशुकी, शुकशुकाहट कब आ जाती है? जब सामने हजारों की संख्या में लोग आ जाए, है ना। तुम अकेले रहो, लड़ने गए, सामने आ गए हजारों की संख्या में लोग, तो शुकशुका गए, है ना। चलो कुछ और मतलब मत निकालना, बस याद करना है। ये किनका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। संवाद के रूप में हुई है, ये मानते हैं जहाँ हुई है वो प्रमाणिक है, जहाँ नहीं हुई है अप्रमाणिक है, ठीक है ना। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है। जब युद्ध होता है तो उसमें बताया जाता है भाषा क्या है? डिंगल है। किंतु विवाह और प्रेम मतलब श्रृंगारिक जो है, भी रस में अगर देख लें तो डिंगल, और जब देख लें हम किस में? श्रृंगार रस में, तो क्या क्या मिलेगा? पिंगल के रूप में, पिंगल के रूप में कह रहे हैं। किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः पृथ्वीराज रासो शौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न है और कुछ आगे बढ़ी हुई है। यह किनका कहना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना। पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही, कहीं इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कौन कह रहे हैं? मुनि जिन विजय जी कह रहे हैं, अपभ्रंश माने हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो अब भाषा की कसौटी पर जब यह शब्द आ जाए तो आप समझिएगा सीधे कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आज की कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। ये किनका कहना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करें। देखिए आगे है कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो हम पढ़े हुए हैं, ये रिपीट हो रहा और है नहीं। चलिए, तो प्यारे साथियों, पृथ्वीराज रासो अब समाप्त होता है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आज के क्लास में रखने की कोशिश की। अब अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि पृथ्वीराज रासो से कोई भी ऐसा प्रश्न बने जो आप बता ना पाएँ। वो जितने भी बनेंगे इसी में से बनेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि जिन प्यारे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।